कैसा है? वो आँखें, वो भाव, वो एक्सप्रेशन, वो मैंने इस फिल्म में सर, एक विलेन के रूप में जैसे काफ़ी पसंद, जब आप अन्य समाज के बीच में जाते हैं और उनसे रूबरू होते हैं तो उनको डर नहीं लगता? ऐसा आपको लगता नहीं है कि अरे ये तो मतलब एक खौफ सा हो जाना उनमें, तो आप उनको कैसे हैंडल होता है करते ना, हैं? होता है, लोग दूर दूर रहते हैं, मेरे अपने रिश्तेदार मुझसे दूर दूर रहते हैं, फिर मैं उनको बुलाता हूँ, आ जाओ नज़दीक बैठो मेरे, डरने की क्या बात है। सो ऐसा है कि इमेज जिस तरह की क्रिएट हो गई है, तो थोड़ा सा लोगों को झिझक होती है जल्दी से पास आना, जल्दी से खुल जाने में। सब पब्लिक सबसे पहले आपसे जब इंट्रोड्यूस हुई थी शोला और शबनम में, जो आपने वो गोविंदा के हाथ में रिवॉल्वर पकड़ाई थी, तो वो सीन किस तरह से, मतलब कितना कठिन था जब पहली बार इतना अच्छा एक रोल मिलना? शोला और शबनम काफ़ी सुपरहिट फिल्में भी थी। क्या कि उन्होंने मैं बहुत ही तैयारी के साथ गया हाँ। मुंबई। जब जब जैसे जब हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ 78 में, हाँ। तो हम सब साथ में थे, अनुपम खेर, सतीश कौशिक, करण राजदान, मतलब हम सब एक ही क्लासमेट हैं। तो जब वो जैसे ख़त्म होने वाला अगले हफ्ते हम निकल जाएंगे, इसकी पहले से तैयारियां, अपनी योजनाएं बनानी, प्लानिंग शुरू हो गई थी। अनुपम ने कहा कि मैं तो पहले लखनऊ जाऊँगा, करण राजदान ने कहा कि मैं तो बम्बई में, मेरे सब कुछ सेट है, बस मुझे जाते ही शूटिंग करनी है। सतीश कौशिक ने कहा मैं भी बॉम्बे जाऊंगा। ये सब सबकी तैयारियां, सबकी प्लानिंग चल रही थी। मुझे बार बार प्रश्न आ रहा था मेरे सामने कि मैं अभी इतना तैयार नहीं हुआ हूँ। मैं तो कोशिश मेरी ये होती है कि जो कुछ भी करो आप पूरी परफेक्शन के साथ करो, पूरे मतलब इम्पैक्टफुली। अगर आप जो कुछ भी आप कर रहे हैं अगर उसका इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हो रहा है तो यूजलेस, मैं ऐसा मानता हूँ। तो मेरे सामने बार बार ये प्रश्न आ रहा था कि मैं इतना इम्पैक्टफुली अभी एक्ट नहीं कर पाऊँगा। सपोज कोई स्टार मेरे सामने खड़ा था, उस समय अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, ये सब स्टार्स थे। तो मैं उनको सामने खड़ा करता था कि ये सिर्फ मेरे सामने खड़े होंगे तो क्या मैं अपना 100% दे पाऊँगा? तो बार बार आंसर आता था नहीं। तो फिर मुझे लगा कि मुझे और तैयारी की जरूरत है। तो उन्हीं दोनों रेपर्टरी कंपनी, नेशनल स्कूल ड्रामा रेपर्टरी कंपनी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल, ये ग्रुप हुआ करता था, अभी भी है। तो वहाँ पर मनोहर सिंह जी, सुरेखा सिंह जी, बड़े बड़े ऐसा परफॉर्म करते थे कि देखते ही माय गॉड क्या लेवल है परफॉर्मेंस का। मतलब सब एकदम चमत्कृत हो जाते थे जब प्ले खत्म होता था, क्या देख लिया हमने। ऐसा मन में आता था कि अगर ये लेवल नहीं आया मेरे एक्टिंग में तो मुझे एक्टिंग करनी नहीं है। अगर करनी है तो ये लेवल क्रिएट करो पहले अपने अंदर, उसके बाद फिर करियर के लिए आगे जाओ। तो फिर मैंने उनके बारे में पता किया, तो ट्रेनिंग 3 साल की और उसके बाद 5-6 साल और उन्होंने, तब से ये रंगमंडल में है, तब जाके ये लेवल आया है। मनोहर सिंह जी को 7 साल, किसी को 6 साल, किसी को 5 साल। सर, अभिनय में तो मुझे लगा कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे 10 साल करना है। 10 साल जब मैं करूँगा थिएटर तब मुझ में ये लेवल आएगा। तो फिर मैंने 11 साल तक रेपर्टरी कंपनी में काम किया, वो परफेक्शन लाने की कोशिश की। और जब मुझे महसूस हुआ कि हाँ अब मैं आ गया है वो मेरे अंदर, अब मैं किसी भी स्टार के सामने खड़े होकर उससे बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, तब फिर मैं बॉम्बे गया और तब मैंने शोला शबनम की, और इसलिए वो उतना कॉन्फिडेंस लेवल। बहुत अच्छा लगा सर, अभी अभी जो वर्तमान दृश्य चल रहा है, जैसे आपने बताया ओम जी हुए, अनुपम जी हुए, आप हुए, थिएटर से कहीं कहीं छन कर की पूरी समीक्षा करके जी कर और फिर फिल्मी पर्दे तक पहुंचते थे, लेकिन अब वो दौर जा चुका है। अब जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं बिल्कुल फ्रेशर, ये लड़का है, मैं लड़का हूँ, बिल्कुल यंग कमर्स बिल्कुल आ रहे हैं, कभी थिएटर नहीं किया। अब उनको आप कैसे देखते हैं? मतलब हमेशा महसूस होता है कि उनके अंदर भी थोड़ा डेप्थ क्रिएट होना चाहिए अभिनय की जो समझ है, अभिनय की जो नॉलेज है, नॉलेज के अलावा आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है। आप वो इमोशंस की था पकड़ पा रहे हैं, जब तक नहीं पकड़ पा रहे हैं आप तैयार नहीं हैं। थोड़ा बहुत कुछ अच्छा कर लिया या थोड़ा बहुत कुछ बढ़िया सा कैरेक्टर मिल गया और आपने थोड़ा सा अपने अभिनय दिखा दिया, उसके बाद क्या? आपको फिर अगले में फिर आपको वही कुछ ना कुछ गहराई देनी है अपने अभिनय में, वो नहीं हो पा रही।
सो ये दुखद है। एक अभिनेता बतौर हंसाना या डराना, इन दोनों में से कौन सा काम कठिन है? हंसाना कठिन है, हंसाना कठिन है, डरा आसानी से। डरा तो कैसे डरा सकता हूँ। सर कल एक वो आज तो जगह नहीं मिली, कल की तय कर लो, बता दो कौन सा निधन हो सॉन्ग गया। आपसे जुड़ा हुआ कोई ठीक है तो बताओ मुझे कल का 5 श्रीदेवी जी के साथ का कल कौन से शो में जाना बताओ। दो बातें मैं उनके बारे में शेयर कर सकता हूँ। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया 90 में आया, तो जिन कुछ लोगों से मैंने सीखा फिल्म में एक्टिंग करना, इसमें श्रीदेवी मेन। श्रीदेवी सबसे प्रमुख है, कारण बताता हूँ। और दूसरी तरफ दिलीप कुमार, मतलब कल दिन में करा दो यार, है ना? जिस विधा को आप पकड़ रहे हैं, जिस विधा में आप अपना काम हाँ कल दिन में कोई सही आजमाने शो की करा कोशिश कर रहे हैं, उस विधा में जो टॉपर है हम उनसे सीखते हैं। और चार ये दो ऐसे शख्सियत रही हैं जो हमेशा टॉप पर रही हैं। श्रीदेवी का ये था एक ही शॉट में तरह तरह के वेरिएशन क्रिएट कर देना, एक ही सिंगल शॉट में एक्सप्रेशन के वेरिएशंस, इमोशंस के वेरिएशंस, आवाज़ों के वेरिएशंस, ये कोई दूसरी अभिनेत्री नहीं कर सकती। आज तक मैंने नहीं देखा। सुपरस्टार का किताब भी उन्हें उस समय में मिल गया था। सिर्फ सुपरस्टार नहीं थे, रियल में मतलब एक आर्टिस्ट जो होते हैं। क्या नाम देंगे अगर आप उन्हें ऐसा कलाकार के रूप में कहें तो? आप जैसे कहते हैं, हम कहते हैं आम पब्लिक सुपरस्टार है, अगर आपके नज़र में आपने इतने करीब से देखा है उन्हें, मेरे गुरु है आप, उससे बड़े कुछ होता है, गुरु से बड़ा तो कोई नहीं होता है। मैंने उनको गुरु माना है। कभी ऐसा अवसर मिला मतलब फिल्म में साथ में काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन 2 फिल्में मैंने की, पुकार और वांटेड, जिसमें वो प्रोड्यूसर्स थे, वो बोनी कपूर प्रोड्यूसर थे। तो जब भी हम आउटडोर गए या इस तरह से, तो वो भी फैमिली के साथ आते थे, उनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन रहा। मैं उनको बहुत इज्जत देता रहा शुरू से ही। सर कोई किरदार ऐसा जो आप करना चाहते हैं अभी तक नहीं हो पाया? एक तमन्ना है कि आपने इतनी फिल्में देखी होंगी और इतना बचपन से आप उसको जी रहे हैं, पर ये किरदार मेरे को मिल जाए एक बार तो मैं उसको जी लूँ। बहुत से किरदार हैं जिनको जैसे पसंदीदा चैलेंज के तौर पर हमारे सामने होते हैं। कई ऐसे बायोपिक्स हैं जो बहुत ही आदर्शवादी होती हैं, लाइफ अपनी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए दी होती है, या अपनी लाइफ में बहुत अचीवमेंट्स हासिल किए होते हैं। ये तो चल ही रहे हैं सब लोग। इस मामले में थोड़ा सा अलग सोच रखता हूँ मैं। कुछ एक ऐसे किरदार हुए हैं हिस्ट्री में जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहे हैं। जैसे एक किरदार जो हमेशा मेरे सामने रहता है कि मुझे करना है, जब भी जैसे भी मौका मिलेगा करूँगा। अगर फिल्मों में नहीं मिला तो मैं थिएटर में करूँगा। कौन सा? एक हिटलर का कैरेक्टर है। हिटलर हाँ। मतलब वो ऐसे किरदार है जो पोएट भी रहा है, जो पेंटर भी रहा है, जिसने रोमांस भी किया है अपनी लाइफ में, इतनी आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी के साथ रहने वाला लाखों लोगों को मरवा देगा और एक चेहरे पे एक शिकन तक ना हो। ये कैसे, ये विरोधाभास कैसे हो सकता है? जो भी आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी का बंदा होता है वो एक चींटी को मारने में भी थोड़ा झिझकता है। अरे जिंदा आदमी को कैसे, जिंदा चींटी को कैसे मारेगा? लाखों लोगों, जिंदा लोगों को ऐसे मरवा दे, फटाफट फटाफट फटाफट, गैस चैम्बर्स, ये वो लाइन में खड़ा करके उड़ा दे। कैसे इतना रूथलेस कैसे हो सकता है? इस विरोधाभास में जाने का दिल करता है। कैसे हुआ होगा, कैसे हुआ, क्या हुआ होगा जो इतना दुष्ट होगा। अभी सुबह आपने अश्वत्थामा के बारे में बात की थी, वह जो कैरेक्टर है वो भी किस तरह से अपील किया लोगों को, इस पर भी आप एक बार कहें। अश्वत्थामा का जो आपने किया था चरित्र। जी, एक तो क्या यह युद्ध और पॉलिटिक्स, इसका मारा वो कैरेक्टर, इनोसेंट कैरेक्टर। वो चूँकि वो धर्मवीर भारती जी ने जो प्ले लिखा है अंधा युद्ध, उसका मेन किरदार है। और ये मैं इनको जिक्र किया था मैंने, हमने इसको बर्लिन में शो किया था, जर्मनी में।
जर्मनी में जब शो किया तो वहाँ की पब्लिक ने 7-8 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन दिया प्ले के लिए। उसमें मैंने अश्वत्थामा का कैरेक्टर दिया था, मेन किरदार, जिससे का प्ले लिखा गया लिखा पढ़ा है कि नहीं। तो एक एक लाइन में ऐसे लेयर्स हैं, मीनिंग्स, मल्टीपल मीनिंग्स, और इतना सटीक बैठती है इस ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ। तो उन्होंने इतने गहराई से वो नाटक लिखा है, और चूंकि ये एंटी वॉर प्ले और जर्मन्स ने युद्ध की विभीषिका बहुत ही भोगी, तो उनको जब इस तरह की बातें उनके कानों में पड़ी तो वो एकदम शॉक हो गए। और पूरे 2 घंटे का प्ले था, उसमें एकदम से शॉक्ड बैठे रहे, और लास्ट में जैसे प्ले ख़त्म हुआ खड़े तालियां बजाते ही रहे। हम एक बार स्टेज पर आए, हमने नमस्कार किया, खड़े रहे, तालियां कुछ बोल नहीं रहे थे, तालियां बजा रहे थे। एकदम से सबके चेहरे पर बिल्कुल ऐसे जैसे उन्होंने अपने फादर को मरते हुए देख लिया हो, या कुछ जैसा कैसा फील आता है, या आपने पूर्वजों को मरते हुए देख लिया हो। सो ऐसे ही खड़े हुए थे और लगातार बजाते रहे। फिर हम धीरे धीरे करके हम कहे चलते हैं, फिर हम चले जाएंगे तो शायद बंद हो जाएंगी तालियां, तो हमने स्टेज खाली कर दिया और विंग में खड़े हो गए, और तालियां बजी जा रही, रुक ही नहीं रही थी। काफ़ी देर तक हम खड़े रहे, हमने सोचा अब बंद हो जाएंगी, अब बंद हो जाएंगी, अब बंद हो जाएंगी, नहीं हुई। तो हमने कहा क्या करें, तो फिर हमने इशारा किया चलो एक बार और चलते हैं। तो फिर एक बार और स्टेज पर आए, धीरे धीरे 39 लोग, आते आते भी टाइम लगता है। 2-3 बार हमने नमस्कार किया, जो हमारा सिस्टम है कर्टेन कॉल का, फिर खड़े रहे, फिर मुझे लगा था तालियाँ बजाएंगे। इस तरह से 7-8 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन। उस वक्त जो है एक अचीवमेंट का एक फील आया था, जो अनुभव हुआ था, वो फील आज तक नहीं हुआ किसी भी अचीवमेंट के दौरान। बहुत बढ़िया। एक आखिरी सवाल और है बस, कि जब भी हम घर में भी, जैसे मैं रहता हूँ, तो के लिए आंखें भी बंद रहती है और टीवी चलती है, लेकिन गोविंद नामदेव की आवाज़ जैसे कानों में तो आइडेंटिफाई हो जाता है कि गोविंद नामदेव जी। उस आवाज़ को मेंटेन रखने के लिए क्या करें? मेरा रोज़ का अभ्यास है, क्या करें? अभी भी करता हूँ। मेरा अलग अलग टाइम में अलग अलग होता रहा है, वॉइस का अभ्यास करता हूँ। अभी वो गाने ने ले लिया है अपने, मतलब सिर्फ वॉइस को ठीक करने के। सिर्फ 3-4 ऐसे गाने हमने सेलेक्ट कर लिए हैं क्लासिकल, बस उनके अभ्यास करता हूँ। उठते ही 10 मिनट का अभ्यास हो जाता है, और बस मुझे वो फील आ जाता है कि हाँ मैं तैयार हूँ, मेरी आवाज़ तैयार है। अभिनेताओं के लिए किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? ये सीख हैं जिन लोगों ने अचीवमेंट की हैं लाइफ में, अपने करियर में, उन लोगों से सीखने की कोशिश करें कि उन्होंने किस तरह से वो कोई रोल मॉडल था आपके सामने? फिल्मों में तो दिलीप कुमार थे मेरे सामने, कि जो अभिनय की हाइट उन्होंने ली है, अभी तक कोई भी ऐसा एक्टर पैदा नहीं हुआ जिसने वो हाइट पकड़ी। सब उनकी नकल करते हैं, सब उनको गुरु मानते हैं, दिलीप साहब। सो उनसे हमने सीखा, और अभी मैंने जिक्र किया श्रीदेवी से मैंने बहुत सीखा। रंगमंच पर कोई मॉडल? रंगमंच में मनोहर सिंह जी थे, जो हमारे सीनियर थे, और उनसे ही सुरेखा सीखरी जी, उत्तरा भावकर, जो लेवल एक्टिंग का था वो अद्भुत था। वो मतलब जैसे जादुई असर कर देने वाला वो था। वो उनसे हमने सीखा। उनसे सीखने के लिए हमने वो रेपरेटरी कंपनी ज्वाइन की, और 10 साल तक उनके साथ काम किया। सर 90s की जो फिल्म होती थी और जो फिल्में बनती थी, उनमें आप क्या देखते हैं? क्या इतनी पॉपुलैरिटी इनको मिलती है या नहीं मिलती है? ना अभिनय, गीत, तो संगीत, सब कुछ सभी तो कमर्शियल हो गया ना अभी सब कुछ। पहले सब जो कुछ भी करते थे वो भाव के साथ करते तो कलाकार के चयन में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है ऐसा? चयन में मतलब फिल्मों के चयन में? मतलब पहले तो बहुत उम्दा कलाकार, जैसे पुरानी फिल्में भी हम बात करें तो एक छोटा सा कैरेक्टर भी उनकी आवाज़ से पहचान लिया जाता था, लेकिन आजकल की जितनी भीड़ आ रही है उसमें आप पहचान नहीं सकते कि किसकी आवाज़ है। वही तो डेप्थ नहीं है, कम है।
लोगों अब जैसे हमने वॉइस के ऊपर अलग काम किया, अपने बॉडी के ऊपर अलग काम किया, हमने अभिनय के सर ऊपर अलग बीच काम में किया। टोकूंगा, लेकिन जो फिल्मों में मेन कहानियाँ आ रही जो आपके दौर में एक प्रेम ग्रंथ जैसे पीछे रही थी, एक सब्जेक्ट पर रहती थी, एक मैसेज होता था, सरफरोश आई थी, एक मैसेज होता था, लेकिन अब जो कहानियाँ आ रही हैं वो लीक से बिल्कुल हटकर, तो आप नहीं जान मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये कहानियाँ भी जिम्मेदार हैं जो आज की फिल्मों का गिरता स्तर है उसके लिए? बिल्कुल है। और ये है कि वही कहानियों में भी के हर दशक में बदलाव आता है। ये भी एक बदलाव का ही ये परिणाम है कि इस तरह का एक दौर आया है। इस तरह के दौर की अपनी खास विशेषता ये है, या खासियत या प्लस पॉइंट ये है कि अभी हर तरह के सब्जेक्ट्स पर फिल्में बन रही हैं। लो बजट की फिल्मों में भी अच्छा सब्जेक्ट आ रहा है, शॉर्ट फिल्म्स में भी अच्छा सब्जेक्ट आ रहा है, मीडियम बजट की फिल्म में भी अच्छे सब्जेक्ट, अच्छे कंटेंट, बायोपिक्स बन रही हैं, आम जिंदगी से मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो इस तरह का दौर शुरू हो गया है। इस तरह का दौर आज से 15 साल में जो हुआ था वो एक आर्ट फिल्म के कैटेगराइज कर दिया जाता था, तो वो ऐसी फिल्में रिलीज़ भी नहीं होती थी, कभी कभार फेस्टिवल्स में देखने को मिल जाती। आज का दौर ये है कि लोग देखना चाहते हैं इस तरह की फिल्में, और इस तरह की फिल्में रिलीज़ भी हो रही हैं। और आजकल तो वेब सीरीज़ और इतना सब कुछ हो गया है, बहुत अच्छा दौर है। सर ओ माय गॉड से इतना अच्छा संदेश दिया, तो आपने उसको इम्प्लीमेंट किया कभी? जैसे कि किया ना, कहते हैं अभी दूध अब चढ़ाते हो कि अभी नहीं, पैसा नहीं चढ़ाता, नहीं चढ़ाता हूँ, पैसा नहीं, बाहर बैठा हुआ गरीब को दे देता। अब दूध चढ़ाते नहीं अब। अच्छा, अब